केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारा थर्ड वीडियो है। इसमें एक हमारा टॉपिक रह गया था। हमने लास्ट टॉपिक क्या था, हमने कल जो लास्ट टॉपिक क्या था वो लैक्टिक एंथैल्पी के लिए किया था, यानी कि हम इसको लैक्टिक एनर्जी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? लैक्टिक एनर्जी। तो ये एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है, क्या प्रोसेस होता है, एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज क्यों होता है, किस तरीके से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, तो वो सब एक्सप्लेन किया था हमारा किसने? बॉर्न हैवर साइकिल। हमारे एक साइंटिस्ट हुए थे मैक्स बॉर्न, ठीक है, एंड दूसरे हुए थे हमारे हैवर। तो दोनों के ही नाम कंबाइन करके ये नाम दिया गया इसको, बॉर्न हैवर, ठीक है। पहले साइंटिस्ट कौन थे हमारे? मैक्स बॉर्न, और दूसरे कौन से थे? हैवर। तो नाम दिया गया बॉर्न हैवर साइकिल। देखो इस प्रोसेस में होता क्या है, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन, जब एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है? व्हेन अ स्टेबल आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, एंड दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द बॉर्न हैवर साइकिल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब हमारे आयनिक बॉन्ड क्रिएट होता है, जब हमारा एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड क्रिएट होता है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होती है। उन दोनों एटम्स में क्या होती है? एनर्जी जो है एक्सचेंज होती है, यानी कि एक तरफ से एनर्जी रिलीज होगी और एक तरफ से एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। हम उसको क्या कहते हैं? एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। रिलीज होना और ऑब्जर्व होना जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। फिर द टोटल एनर्जी रिलीज्ड, जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड हमारा बनता है, बॉन्ड बनने के टाइम पर जो हमारी एनर्जी रिलीज्ड होती है, ठीक है, इज डिटरमाइंड द एनर्जी, तो उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं, उस एनर्जी को हम डिटरमाइन कर लेते हैं, यानी कि नोट कर लेंगे। द एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? हीट, कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या कहेंगे? कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ रही है, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है, ठीक है, तो बॉन्ड उस टाइम पे हमारा क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या होगा? बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें कुछ स्टेप वर्क करते हैं। पहला स्टेप है एटम चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड स्टेट टू गैसेड स्टेट। जो एटम है, ठीक है, वो एटम चेंज ऑफ एलिमेंट, जो हमारे एलिमेंट यानी कि जो एटम है, एलिमेंट में जब चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड, किस में? सॉलिड और लिक्विड में, यानी कि सॉलिड से सॉलिड और लिक्विड दो टाइप के हो जाएंगे हमारे। और ये जब ये दोनों हमारे किस में चेंज होते हैं? गैसेज स्टेट में, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? हमारे गैसेज स्टेट में चेंज हो जाएंगे। फिर से एक बार और समझ लो, एटम चेंज ऑफ एलिमेंट चेंज फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड स्टेट टू गैसेड स्टेट। सेकंड पॉइंट है गैसियस एटम चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो गैसियस एटम होते हैं, यानी कि, ठीक है, यानी कि कैटायन और एनायन के जो हमारे एटम होते हैं, ठीक है, एंड टर्न इन टू आयन, और वो किस में चेंज होते हैं? आयन में चेंज हो जाते हैं, यानी कि कैटायन में और एनायन में चेंज हो जाते हैं, जिन पे एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पर नेगेटिव चार्ज होगा। एंड देन कंबाइंड टू फॉर्म अ बॉन्ड, अ बॉन्ड, एंड देन कंबाइंड टू फॉर्म अ बॉन्ड। तो एक वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा ये बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है ये कितना होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड हमारा किस तरीके से वर्क है? देखो सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम के 1 मोल है, क्लोरीन के हाफ मोल है, और यहाँ पर क्या बनना है? सोडियम क्लोराइड। फिर यहाँ से देखो, सोडियम के 1 मोल है और इसके क्लोरीन के हाफ मोल है, तो क्या बन रहा है? Na+Cl कंबाइंड होकर क्या बना रहा है? NaCl। यहाँ से सोडियम का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज में। अब क्लोरीन क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया? गेन कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया है? गेन कर रहा है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? निगेटिव। ये यहाँ चार्ज जो आएगा वो कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। और ये भी कैसा है हमारा? गैसियस स्टेट में है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, जो H है वो क्या है? हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा? हीट ऑफ सब्लिमेशन।
और ये एच डी किसको डिफाइन करता है? हीट ऑफ डिसोसिएशन। हीट ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब ये होता है वियोजन, यानी कि जो एनर्जी ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। डिसोसिएशन मतलब अलग अलग फॉर्म में रिलीज हो रही है। माइनस यू क्या होता है? ये किसको डिफाइन करता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन NaCl, यानी कि माइनस यू जो है वो क्या कर रही है? देखो फॉर्म कर रही है क्या? NaCl। तो क्या हो जाएगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड का जब प्रोडक्ट बन रहा है हमारा सोडियम क्लोराइड का, तो उस टाइम पे जो हीट रिलीज हो रही है वो क्या हो जाएगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि सोडियम क्लोराइड को बनाने में जो यूज हो रही है एनर्जी, उसको क्या कहेंगे हम? हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? अब आगे है हमारा आयोनाइजेशन, ठीक है, एनर्जी। EI क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये किसकी एनर्जी है? यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हमने के लिए क्या बताया था? बताओ। आयनाइजेशन एनर्जी ली थी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसमें क्या यूज होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो उसको हम एनर्जी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एनर्जी से। तो लैक्टिक और हम इसको क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे IE क्या कहलाती है हमारी? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na, या कहते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो उसमें क्या यूज होती है? हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो गेन होने के लिए भी बताया था मैंने, ठीक है। गेन होने के लिए क्या बताया था? जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये डिपेंड करती है हमारी किस पर? इलेक्ट्रॉन्स पर। किस पर डिपेंड करती है? हमारी इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। अगर हम इधर चलते हैं, ये EL माइनस, ये वैल्यू होती है माइनस में भी, ये वाली वैल्यू होती है माइनस में। ये क्या होती है हमारी? ई क्या होती है हमारी? लैक्टिक एनर्जी। क्या होती है हमारी? ये लैक्टिक एनर्जी, ठीक है। और इसके अगर हम ओवरऑल, यानी कि यू, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या क्या वैल्यू यूज हो रही है हमारी? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में देखो, यू क्या था हमारा? यू था हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इसकी वैल्यू ये थी। H क्या थी हमारी? हीट ऑफ सब्लिमेशन, क्लियर। प्लस हाफ, हाफ HD क्या था हमारा? हाफ HD, ठीक है। ये हाफ HD क्या था हमारा? हाफ HD था हमारा हीट, हीट ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। ये डिफाइन करता है कि कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। इसके बाद प्लस लगा देंगे, ये हो गया। अब ये ई आयनाइजेशन क्या थी? ये एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, माइनस ई ए क्या था हमारा? ये ई ए, तो ई ए क्या था हमारा? ई ए था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देता हूँ एफिनिटी, ठीक है। क्या था ये हमारा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको सही कर लेता हूँ। क्या था ये हमारा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और लास्ट बचता है हमारा माइनस EL, तो ये क्या था हमारा? लैक्टिक एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था क्या? बॉर्न हैवर साइकिल प्रोसेस, ठीक है। अब इसका जो यूजेज है वो किस किस में होता है? लैक्टिक एनर्जी फाइंड करने में होता है, यानी कि इतनी जिसमें ये सब वैल्यू जो दी हुई है, ये सब वैल्यू को फाइंड करने में होता है। लैक्टिक एनर्जी को फाइंड करने में होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। आई होप ये समझ में आया होगा आप सभी को। लैक्टिक एनर्जी वाला हमारा जो हेडिंग है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब लैक्टिक एनर्जी हमने अभी बॉर्न हैवर्ट साइक्लिक प्रोसेस में देखा था। हम किसके लिए फाइंड कर रहे थे? सोडियम के लिए प्लस क्लोरीन के लिए। और क्या फॉर्म हो रहा था हमारा? NaCl, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को अपने से रिमूव कर रहा है,
तो ये किस में चेंज हो रहा है, Na पॉजिटिव में, और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये किस में चेंज हो रहा है, ये किस में चेंज हो रहा है, ये Cl नेगेटिव में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ना इसने यहाँ, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो ये अगर हम इसका दूसरा प्रोसेस देखते हैं तो क्या यहाँ पे क्या बनेगा, ये Na यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो देखो ये भी हमारा एटम है और ये भी हमारा एटम है। अभी हम रेडियस वगैरह भी डिफाइन करेंगे आगे चल करके, लेकिन आप यहाँ सब ऐसे समझो कि हमारा जो हमारा कैटायन है वो ये रहा, और जो हमारा एनायन है वो ये रहा। तो एनायन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन कर लिया, और कैटायन ने इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो इसका सेंट्रल पॉइंट और इसका सेंट्रल पॉइंट ये है, तो इन दोनों की देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस भी r हो जाएगी, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस भी r हो जाएगी, ठीक है। तो ये रेडियस कितनी हो गई, इसकी भी रेडियस r मिलेगी, इसकी भी रेडियस r मिलेगी हमें। अब ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो इस चार्ज को हम बोल देंगे Q1 और इस चार्ज को बोल देंगे हम Q2, ठीक है। ये चार्ज हो जाएगा हमारा Q1 और ये चार्ज हो जाएगा हमारा Q2। तो अगर हम इसके फैक्टर की बात करते हैं तो पहला फैक्टर तो यही रहेगा कि जो लैक्टिक एनर्जी है हमारी, जो लैक्टिक एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि उनके चार्ज पर डिपेंड करेगी, ठीक है। दूसरा, लैक्टिक एनर्जी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दो, तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे, एक साथ मिलाएंगे, तो लैक्टिक एनर्जी इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। क्लियर। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अब देखो लैक्टिक एनर्जी होती क्या है, वो एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक तरीका की क्या होता है, ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की हमारी क्या थी, डिस्टेंस तो थी, ठीक है, क्या थी हमारी, ये डिस्टेंस थी। ये हम इसको डी से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। इससे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको डी से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो साइज इट मीन्स रेडियस की बात हो रही है, ठीक है। साइज हम दोनों का लेंगे, चार्ज Q1 का भी लेंगे और Q2 का भी लेंगे, चार्ज Q1 का भी आएगा, Q2 का भी आएगा। तो ओवरऑल हमें जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो फॉर्मूला मिलेगा F इज इक्वल टू, वो मिलेगा Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या मिलेगा, Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और इसमें एक फॉर्मूला और बनता है, F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाय आर सी एन प्लस आर ए का स्क्वायर, ठीक है। कैटायन एंड एनायन, किसके लिए, ये कैटायन के लिए हो जाएगा, ये एनायन के लिए जाएगा, यानी रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो यहाँ लिख के दिखा देता हूँ मैं, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस, सॉरी आर सी कर लो, आर सी प्लस आर ए, ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम इसको यहाँ बंद कर दो। तो देखिए नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है टॉपिक, ये लास्ट बस एंड की तरफ है, आयनिक बॉन्ड हमारा। तो आयनिक बॉन्ड का लास्ट अब टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब कैरेक्टरिस्टिक हमें एक्सप्लेन करनी है इनकी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक को और हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को हम डिफाइन कर सकते हैं जनरल प्रॉपर्टीज, यहाँ लिख सकते हैं जनरल प्रॉपर्टीज, क्या बोल सकते हैं इसको, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसमें जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहला तो हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा फिजिकल स्टेट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा, फिजिकल स्टेट। तो पहले हमें ये समझना होगा कि
जो हमारा जैसे हमारा NaCl है, तो NaCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, इससे सोडियम से कितने क्लोरीन एटम ऐड होंगे या क्लोरीन पे कितने सोडियम एटम ऐड होंगे। ठीक है, तो उसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं एक। तो देखिए ये इसका डायग्राम है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ होगी बनाने में, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा एक क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड है, यानी कि जो NaCl है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब आपको पता है NaCl क्या होता है, साल्ट होता है। तो कैसा होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है और एक सॉलिड फॉर्म में होता है। तो उसमें जो हमारे सोडियम और क्लोरीन के जो एटम्स हैं, यानी कि जो आयन और कैटायन है, वो किस तरीके से बॉन्डेड होते हैं आयनिक बॉन्ड के थ्रू, वो हमें इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें जो रेड पार्ट है, जो इसमें रेड पार्ट है वो क्या है हमारा Na, और जो हमारा ब्लू पार्ट है वो क्या है हमारा Cl, यानी कि निगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर, एक हमारा सोडियम आयन है, इसमें एक क्लोरीन आयन है। तो पहले देखो इसकी चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनी, देखो इस तरीके से बना लेते हैं। चलो, दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड in which the ions are held together in a fixed 3D configuration. The number of ions in each क्रिस्टल ही लिखा जाएगा, चलो क्रिस्टल लिख देते हैं। इन ईच क्रिस्टल इज फिक्स्ड, यानी कि ये हमारा कैसा होता है, 3D शेप में होता है। ठीक है, और कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, 3D शेप में होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जिसमें नंबर ऑफ आयंस हैं वो ईच क्रिस्टल इज फिक्स्ड, वो सभी के सभी कैसे होते हैं, फिक्स्ड फॉर्म में होते हैं। इसमें एक सोडियम के साथ 4 क्लोरीन एटम ऐड होते हैं, सॉरी 6 क्लोरीन एटम ऐड होते हैं, और एक क्लोरीन के साथ 4 और 6 सोडियम ऐड होते हैं। देखो जैसे ये हमारा क्या है, सोडियम है, तो सोडियम से क्या 6 हमारे क्या ऐड होंगे, क्लोरीन एटम ऐड होंगे। ये रेड कलर का पार्ट कैसा है, सोडियम है। तो यहाँ से काउंट कर लो, इधर से काउंट करो एक 1, इधर से काउंट करो 2, ऊपर काउंट करो 3, नीचे काउंट करो 4, इधर काउंट करो 5 और इधर काउंट करोगे 6। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन को काउंट करो, देखो इसके जस्ट ऊपर एक 1 2 3 4 5 और एक जस्ट नीचे आएगा इसके। इसी तरीके से नीचे की तरफ बना दो सेम इसकी स्ट्रक्चर, तो एक नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि सोडियम के साथ 6 क्लोरीन एटम और एक क्लोरीन एटम के साथ 6 सोडियम एटम ऐड होते हैं। अगर हमें इनको लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो होते हैं ना इनके। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन NaCl आयनिक क्रिस्टल इज 6 जुड़े हुए होते हैं, एंड यहाँ लिख दोगे एंड सिमिलरली द कोऑर्डिनेशन number of chlorine ion in NaCl crystal is 6।
कितने जुड़े होते हैं? 6। एक सोडियम आयन के साथ NaCl के अंदर 6 क्या जुड़े हुए होते हैं हमारे? 6 क्या जुड़े हुए होते हैं हमारे? Cl आयन, ठीक है। उसी तरीके से एक क्लोरीन आयन के साथ 6 क्या जुड़े हुए होते हैं हमारे? सोडियम आयन जुड़े होते हैं, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? इन NaCl। तो अगर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, Na पॉजिटिव के साथ कितने? 6 क्लोरीन आयन ऐड होते हैं, ठीक है। और क्लोरीन आयन के साथ 6 सोडियम आयन ऐड होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो इसको एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या? मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी उसका बहुत ही ज़्यादा हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। जैसा कि अभी हम पढ़ के आए हैं, इनकी जो लैक्टिक एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होती है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी हाई होगी, मैंने बताया था, उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर उनकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो हाई होगी तो उनका बॉन्ड भी उतना ज़्यादा क्या होगा? हाई होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा। और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जब उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्लियर? इसीलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सो देखिएगा इसके डेफिनेशन। आयनिक कंपाउंड्स हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो इनके आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो देखिएगा डेफिनेशन। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, वो मैंने अभी बता दिया है आपको किस वजह से होता है। दिस इज बिकॉज द आयन्स आर होल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में क्या वर्क करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से देखिए, जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड की ही बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड की ही बात करते हैं। तो सोडियम जो है हमारा, सोडियम जो है हमारा वो किस में आता है? ये आता है हमारा फर्स्ट ए ग्रुप में। किस में आता है हमारा? फर्स्ट ए ग्रुप में। और किसके अंदर? एस ब्लॉक के अंदर आता है, ये एस ब्लॉक के अंदर। और अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, तो देखिए अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन जो आता है हमारा 7th ए ग्रुप में आता है। किस में आता है? 7th ए ग्रुप में, हेलोजन फैमिली में। और ये किसके अंदर आता है? पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा फर्स्ट ए ग्रुप का है और ये हमारा 7th ए ग्रुप का है। ऐसे पी ब्लॉक में जा रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये क्या हमारा लेफ्ट है और ये क्या हमारा राइट है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, वो भी कब? पीरियड्स में। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो हमारी वर्टिकुलर लाइनें होती हैं उसमें आगे की तरफ चलते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगी तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होने का मतलब है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से उसमें क्या होगा? उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब सोडियम को अगर हम देखते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। और यहाँ से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17।
तो यहाँ अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन यहाँ पर है 11, और यहाँ पर अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो कितने हैं 17। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि Z इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को तो हम रिमूव कर सकते हैं एटम के अंदर से, बट प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहेंगे। तो प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 11, और प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं 17। तो प्रोटॉन यहाँ 17 हो गए, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ गई। तो इस वजह से ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, सोडियम के अकॉर्डिंग। मतलब सोडियम की कंपैरिजन में क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इसके थ्रू एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका लग रहा है, यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ये जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। और जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दैट मीन्स जो हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें ज़्यादा लेने पड़ेंगे, यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेल्ट करने के लिए, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इट मीन ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये क्या था, हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस था कि हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई क्यों होता है। सिंपल सा रूल है, अब इतना याद रखो, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं इन अ पीरियड, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उनके जो बीच में बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कह लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा सोलिबिलिटी। देखो, अगर हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनकी सोलिबिलिटी की, तो ये देखो, मैं यहाँ इनकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। सोलिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ये हमारे जो पोलर सोलवेंट होते हैं, कौन से, जो हमारे पोलर सोलवेंट होते हैं, उनमें ये कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कंप्लीटली सोल्यूबल, कंप्लीट सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, सोलवेंट। ठीक है, पोलर सोलवेंट लाइक वाटर हो जाएगा, एग्जाम्पल H2O वाटर। ठीक है, बट इट डज नॉट सोल्यूबल इन किसमें, नॉन पोलर सोलवेंट। ये नॉन पोलर सोलवेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एग्जाम्पल की बात करता हूँ, नॉन पोलर सोलवेंट जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बेंजीन हो जाएगा C6H5। ठीक है, C6H5CH3 हो जाएगा, टॉलिन हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, C6H5OH हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, ATC। ठीक है,
ये क्या है हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्या होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा इसमें एक लाइन और आती है हमारी, क्या, ये एक जो हमारे कंपाउंड होते हैं जो नॉन पोलर सॉरी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं जैसे वाटर, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, इनके बीच में वाटर के बीच में और उन एटम कंपाउंड के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे लिख देते हैं दिस, इस तरीके से लिख देते हैं दिस इज ड्यू टू लार्ज आगे लिख देते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है ना इसमें भी, हाँ तो ये लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, शॉर्ट में लिख देता हूँ ये बिटवीन पोलर सॉल्वेंट एंड आयंस। ठीक है, एंड आयंस, तो ये क्यों होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है बिटवीन किसके, पोलर सॉल्वेंट और किसके बीच में, आयंस के बीच में। ठीक है, सॉल्वेंट एंड आयंस आयन के बीच में। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, इसमें एक लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है। कितने पॉइंट हो गए थे हमारे, 3 पॉइंट हो गए थे, 4 पॉइंट है इसमें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्लियर। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये कि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, अगर ये किस फॉर्म में है, अगर ये मेल्टिंग फॉर्म में है, अगर ये मोल्टन स्टेट में है, यानी कि ये मेल्टिंग फॉर्म में है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि मेल्टिंग फॉर्म में जो होते हैं आयंस, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स, वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में जो आयंस होते हैं वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं, बट अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में वो उतने फ्री नहीं होते। ठीक है, सॉलिड स्टेट में वो उतनी फ्री नहीं होते, तो इसलिए उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं करती। बट मेल्टिंग फॉर्म में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होता है इन अ मोल्टन फॉर्म। क्लियर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड, यहाँ से लिखते हैं आयनिक compounds are good conductor of चलो यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। और किसमें, जब सॉल्यूशन स्टेट में, इन द सॉल्यूशन और इन देयर मोल्टन स्टेट। क्लियर, इसमें से इतना सा वर्क करना था केवल। ये क्या, सॉल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म में बहुत अच्छे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, वह इतना याद रखना है। और सॉलिड में इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। ठीक, इसी में आगे अगर हम देखते हैं आयनिक रिएक्शन, ये इससे अलग है थोड़ा, बट इसी के पार्ट है आयनिक रिएक्शन। ये बहुत अच्छे आयनिक रिएक्शन देते हैं, वाटर में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं जो, ठीक है, जो निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव की तरफ आयन शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर, वो
शिफ्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा फिर उसके बाद इसी में ही नॉन डायरेक्शनल करैक्टर। इनमें क्या होता है, इनमें नॉन डायरेक्शनल करैक्टर भी होता है। ठीक है, क्या होता है, आयनिक रिएक्शन की, एक तो इनके अंदर आयनिक रिएक्शन का प्रोसेस होता है और दूसरा कौन सा प्रोसेस होता है, नॉन डायरेक्शनल करैक्टर होता है इनके अंदर। ठीक है, तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको दूर को करने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे तो आई होप आपको ये क्लियर हो ही गया होगा आज का टॉपिक। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक, और अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो ये तो वीडियो है, तो आप इसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर ये हमारा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताते रहना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? तो फिर से एक बार कहूँगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, जाते जाते बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। राधे राधे।